हेलो नमस्कार बच्चों। और कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सभी लोग ठीक ठाक होंगे। तो ये प्रश्न पत्र आज हम जो लेकर आए ये कक्षा 11 वालों के लिए और विषय सिविक्स के लिए लाया गया है। और ये जो आपके यहाँ विद्यालयों में वार्षिक परीक्षाएं होने वाली हैं, ठीक है। वार्षिक परीक्षाएं जो होने वाली हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये प्रश्न पत्र डिजाइन किया गया है। जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिनके आने की संभावनाएं हैं उन प्रश्नों को इस प्रश्न पत्र में डाला गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आपके वार्षिक परीक्षाएं जो होने वाली हैं सिविक्स की कक्षा 11 की वो किस प्रकार की होने वाली हैं। अर्थात उसमें क्वेश्चन कौन से टाइप के होंगे, बहुविकल्पी प्रश्न कितने होंगे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न कितने होंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न कितने टाइप के होते, फर्स्ट टाइप के, सेकंड टाइप के, वो कितने कितने नंबर के होने वाले हैं, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कितने होंगे। इन सब के बारे में आज हम विस्तृत जानकारी प्राप्त कर लेंगे। जैसे अगर यहाँ पर देखें निर्देश में कह रहा है इसमें भी जो समय होता है वो 3 घंटा 15 मिनट। हालांकि वो तो विद्यालय पर निर्भर करता है, कहीं पर 3 घंटा होता है, 2.5 घंटा, 3 घंटा 15 मिनट होता है, ठीक है। अधिकतम 3 घंटा 15 मिनट। और पूर्णांक इसका कितना, मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे, 100 होंगे। कह रहा प्रारंभ के जो 15 मिनट हैं वो परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं। जो प्रारंभ के 15 मिनट हैं वो परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं सभी प्रश्न अनिवार्य रूप से हमें करना है। इसके बाद प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके अंक निर्धारित किए गए, अर्थात जो भी प्रश्न है उनके सम्मुख उनके अंक निर्धारित किए गए कि ये प्रश्न कितने मार्क्स का है। अर्थात इस प्रश्न को अगर आप विधिवत कर लेते हो तो इतने मैक्सिमम मार्क्स पा सकते हो। अब इसमें बहुविकल्पी प्रश्न है। बहुविकल्पी जो प्रश्न है वो टोटल 10 हैं। कितने हैं, 10 प्रश्न है। उसके बाद जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है वो 11 से कहां तक, 20 तक है। उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न जो फर्स्ट टाइप के प्रश्न है वो 21 22 23 24 25 26। उसके बाद जो सेकेंड टाइप के हैं वो 27 28 29 30 है। और उसके बाद लास्ट के जो 2 प्रश्न है वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। कौन से प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो आइए अब शुरू करते हैं और देखते हैं कौन सॉरी देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आए हैं। जैसे बहुविकल्पी प्रश्न में पहला देखें, करा इनमें से कौन सा कार्य चुनाव आयोग नहीं करता है। इनमें से कौन सा कार्य चुनाव आयोग नहीं करता है। एक तो है मतदाता सूची तैयार करना, दूसरा उम्मीदवारों का नामांकन करना, अगला मतदाता केंद्रों की स्थापना करना, और आचार संहिता लागू करना, ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट लागू करना। तो इसमें अगर दे दे मतदाता सूची जो है वो किसके द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा ही तैयार की जाती है, ठीक है। मतदान केंद्रों की स्थापना, अर्थात केंद्र कहां कहां रहेंगे, इसकी भी स्थापना किसके द्वारा की जाती है, चुनाव आयोग के द्वारा। आचार संहिता कब लागू करना है, यह भी कौन लागू करता है, चुनाव आयोग। लेकिन उम्मीदवारों का जो नामांकन है वो सीधे तौर पर चुनाव आयोग नहीं करता है, बल्कि चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारियों द्वारा किया जाता है। नियुक्त किए गए अधिकारियों के द्वारा उम्मीदवारों का नामांकन होता है, सीधे तौर पर नहीं होता। इसका कार्य में ये भी हो जाएगा, पहला भी सही होगा कार्य में, दूसरा भी हो जाएगा, दूसरा नहीं होगा, ये सब इनके कार्य हो गए। तो इसमें कह रहा नहीं है तो इसमें दूसरा वाला कार्य नहीं है, ठीक है, समझ में आया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय कार्यपालिका का पॉकेट बीटो, भारतीय कार्यपालिका का पॉकेट बीटो किसके पास होता है। अच्छा, बीटो का मतलब क्या है, संविधान में एक अनुच्छेद 111 है, 111 है। इसमें राष्ट्रपति के पास कुछ अधिकार होते हैं। किसके पास, राष्ट्रपति के पास कुछ अधिकार होते हैं, पास बीटो पावर होती है। कौन सी पावर होती है, बीटो पावर। अच्छा, राष्ट्रपति बीटो पावर का यूज कहां पर करता है, राष्ट्रपति बीटो पावर का यूज तब करता है जब कोई अधिनियम या बिल कह सकते हैं, जब कोई बिल संसद से पास होता है। क्या होता है, संसद से पास होता है, तब राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाता है।
अब राष्ट्रपति क्या कर सकता है? राष्ट्रपति इसमें ये कर सकता है कि उस पर हस्ताक्षर कर दे, एक काम ये कर सकता है। दूसरा ये कर सकता है कि हस्ताक्षर ना करे, अपने पास रख ले, मना भी ना करे और हस्ताक्षर भी ना करे, अपने पास रख ले। तीसरा काम ये कर सकता है कि राष्ट्रपति उस बिल को वापस कर दे। ठीक है, तो अगर राष्ट्रपति क्या करता है, मना भी नहीं करता है और हस्ताक्षर भी नहीं करता है, अपने पॉकेट में वो बिल रख लेता है, तो इस पावर को क्या कहते हैं? वीटो पावर। और ये किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 111 के अंतर्गत। तो यही पूछ रहा था कि भारतीय कार्यपालिका का पॉकेट वीटो किसके पास होता है? प्रधानमंत्री के पास, राष्ट्रपति के पास, उपराष्ट्रपति के पास, उप प्रधानमंत्री के पास। तो किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है, किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है। अगला प्रश्न, अगला विकल्पी का तीसरा है। कह रहा है, क्या कह रहा है? कह रहा है राज्यसभा के सदस्यों को कितने वर्ष के लिए निर्वाचित किया जाता है? कितने वर्ष के लिए निर्वाचित किया जाता है? 6 वर्ष, अगला 7 वर्ष, अगला 5 वर्ष और अगला 4 वर्ष। अच्छा, आपको पता है कि संसद जो है भारत की, उसके दो भाग हैं। किसकी? संसद के। संसद के दो भाग हैं। एक तो कौन सा? एक है लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। जो लोकसभा के सदस्य हैं वो जनता के द्वारा 5 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं। प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं, निर्वाचित होते हैं। और राज्यसभा के जो सदस्य हैं, राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो सीधे तौर पर निर्वाचित नहीं होते हैं। इसमें जो सदस्य होते हैं वो 6 वर्ष के लिए निर्वाचित, ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा निर्वाचित होते हैं। ये जनता के द्वारा सीधे निर्वाचित नहीं होते हैं राज्यसभा के सदस्य। और ये निर्वाचन इनका अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा कितने वर्षों के लिए? 6 वर्षों के लिए होता है। तो यही पूछ रहा क्वेश्चन में कि राज्यसभा के सदस्यों को कितने वर्ष के लिए निर्वाचित किया जाता है? तो कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में सम्मिलित नहीं है? एक तो रक्षा, दूसरा दूसरा कौन सा है? विदेश, वाणिज्य और शिक्षा। आपको पता है कि भारतीय संविधान में 3 प्रकार की सूचियां हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की सूचियां हैं। जरा इनकी बात कर लेते हैं, 3 प्रकार की कौन कौन सी हैं। 3 प्रकार की सूचियां हैं। एक तो संघ सूची है, जो 7वीं सूची है उसमें कौन कौन सी? एक तो संघ सूची है। नंबर 2 कौन सी सूची है? राज्य सूची है। ठीक है, और नंबर 3 समवर्ती सूची है। समवर्ती सूची है। ठीक है, आपको यह ध्यान रखना है कि जो संघ सूची में विषय हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार, इन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ किसका है? सिर्फ संघ का है। संघ का मतलब सिर्फ केंद्र का है। ठीक है, और जो राज्य सूची है, राज्य सूची में जितने भी विषय हैं उन सभी विषयों पर, जितने भी विषय हैं उन सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार, अधिकार किसके पास है? यहां पर जो राज्य सूची के जितने भी विषय हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? राज्य के पास। समवर्ती जो सूची है, समवर्ती सूची में जो भी, समवर्ती सूची में जो भी विषय हैं इन सब पर अधिकार जो कानून बनाने का है वो संघ व राज्य दोनों का है।
लेकिन अगर दोनों में टकराव हो जाए कि कौन ही कानून बनाएगा, तो उसमें संघ को ज्यादा पावर मिली है। तो समवर्ती पर जो भी कानून बनाने का अधिकार है विषयों पर, उन पर दोनों पर है, संघ पर, संघ का भी और राज्य का है। अब समझते हैं जरा। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में सम्मिलित नहीं है? एक तो रक्षा है। कौन सा है? रक्षा है। अब इसे हटा देते हैं। एक तो कौन सा विषय है? रक्षा है। दूसरा कौन सा विषय है? दूसरा विदेश है। तीसरा कौन सा है? वाणिज्य है। और अगला कौन सा है? शिक्षा है। अब देखें जरा, रक्षा ये भी कौन सी सूची का विषय है? संघ सूची। ठीक है। वाणिज्य का मतलब व्यापार करना, व्यापार का मतलब दूसरे दूसरे देशों से व्यापार करना, और दूसरे देशों से व्यापार करने का अधिकार या उस पर कानून बनाने की प्राथमिकता किसकी है? संघ की है, केंद्र की है। ठीक है। विदेश, तो विदेश के जितने भी मामले होते हैं वो कौन देखता है? संघ देखता है। अब बचा शिक्षा। तो अगर हम बात करें 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन से, 42वें संविधान संशोधन से जो शिक्षा है उसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया। समवर्ती सूची में डाल दिया गया। कहने का मतलब है कि अब जो शिक्षा है इस पर अगर किसी भी प्रकार का कानून बनाना है तो ये समवर्ती सूची का विषय है, अर्थात इस पर कानून संघ भी बना सकता है और राज्य भी बना सकता है। तो यही कह रहा है संघ सूची में सम्मिलित नहीं है। कौन सम्मिलित नहीं है? शिक्षा सम्मिलित नहीं है। ठीक है, समझ में आया? कौन सम्मिलित नहीं है? शिक्षा सम्मिलित नहीं है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है विकल्पी का, कह रहा अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 370 किस राज्य को विशिष्ट दर्जा देता था? मतलब अब नहीं देता, पहले देता था। किस राज्य को? एक तो कह रहा है जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा कौन सा है? पंजाब, तीसरा कौन सा है? मिजोरम, और अगला कौन सा है? मेघालय। तो आपको पता है कि 5 अगस्त, कब? 5 अगस्त 1900, सॉरी 5 अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 का समापन हो जाता है। समापन हो जाता है। ठीक है। कब? 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 का समापन हो जाता है। और अनुच्छेद जो 370 था 2019 से पहले, ये जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान करता था। क्या करता था? के लिए विशेष प्रावधान करता था। तो ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है कि 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद जो 370 है उसका समापन हो जाता था, हो जाता है, और उससे पहले जम्मू एंड कश्मीर के लिए अनुच्छेद 370 से विशेष प्रावधान किए गए थे। ठीक है, एक बार देख लें। तो इसका कह रहा है 370 का संबंध किस राज्य से है? तो किससे है? जम्मू एंड कश्मीर से। कहां से है? जम्मू एंड कश्मीर से है। अब अगला देखिए, कह रहा हिंद स्वराज किसकी रचना है? क्या कह रहा है? कह रहा है हिंद स्वराज किसकी रचना है। अब हिंद स्वराज में ऑप्शन कौन कौन से हैं? एक तो जवाहरलाल नेहरू है, दूसरा महात्मा गांधी, और स्वराज पाल है, और कौन सा है? अरस्तु है। जो हिंद स्वराज रचना है, हिंद स्वराज रचना है, ये स्वराज के बारे में है। स्वराज का मतलब है खुद से शासन कैसे किया जाए, और ये रचना महात्मा गांधी जी की है। किसकी है? महात्मा गांधी जी की। तो हिंद स्वराज किसकी रचना है? ये महात्मा गांधी जी की है। जवाहरलाल नेहरू, ये भी ये गलत हो जाएगा। स्वराज पाल, ये भी गलत हो जाएगा। अरस्तु, ये भी गलत। तो कौन सा सही हो जाएगा? महात्मा गांधी जी। कौन सा सही हो जाएगा? महात्मा गांधी जी सही हो जाएगा।
अब अगला देखिए, कह रहा है लैटिन कह रहा है लिबर्टी, लिबर्टी अर्थात जिसका मतलब क्या होता है स्वतंत्रता की उत्पत्ति लिबर शब्द से हुई है। कौन से शब्द से हुई है? लिबर शब्द। जो शब्द है, तो सबसे पहले लिबर शब्द का मतलब क्या होता है? लिबर शब्द जो है एक ये लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सा? लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है। और लिबर शब्द का मतलब होता है बंधनों से मुक्त। क्या मतलब होता है? बंधनों से मुक्त। बंधनों से मुक्त का मतलब स्वतंत्र, स्वतंत्रता। तो ध्यान रखना कि जो ये लिबर्टी शब्द अर्थात स्वतंत्रता शब्द है, लिबर्टी शब्द है, ये एक कौन सा शब्द है? लैटिन भाषा का, जिसका मतलब होता बंधनों से मुक्त का मतलब स्वतंत्रता, ठीक है। अब देखते हैं, कह रहा लिबर्टी अर्थात स्वतंत्रता की व्युत्पत्ति लिबर शब्द से हुई। जो शब्द है कैसा शब्द है? संस्कृत भाषा का, गलत। फ्रांसीसी भाषा का, ये भी गलत। हिब्रू भाषा का, ये भी गलत। तो कौन सा भाषा? लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए अगला क्या कह रहा है? कह रहा है नकारात्मक दृष्टि से समानता का अर्थ क्या है? नकारात्मक दृष्टि से समानता का अर्थ क्या है? विशेष अधिकारों का अभाव, कमजोर वर्ग के लिए विशेष अधिकारों का प्रावधान, शासक वर्ग के लिए विशेष सुविधा की व्यवस्था, और अगला उपयुक्त में से कोई नहीं। जरा देखिए, नकारात्मक दृष्टि से समानता का क्या अर्थ है? जैसे मान लेते हैं हम एक अनुच्छेद की बात करते हैं। अनुच्छेद कौन सा है? 14, जिसका मतलब होता है समानता का अधिकार। किसका अधिकार? समानता का अधिकार। अब समानता का अधिकार मतलब सभी समान है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबके लिए नियम कानून एक जैसे हैं। अगर किसी मान लेते हैं कोई परीक्षाएं हो रही हैं, तो जो नियम कानून गरीब के लिए वही अमीर के लिए है। तो लेकिन अगर इसमें देखें, चूंकि जो अमीर हैं उनके पास तो ज्यादा संसाधन उपलब्ध है पहले से, वो तैयारी अच्छे से करके पेपर दे सकते हैं, लेकिन गरीब के पास संसाधन उपलब्ध नहीं है। लेकिन यहाँ पर नियम कौन सा लग रहा है? समानता का। तो ये जो समानता है, ये जो प्रावधान है, नकारात्मक दृष्टि है। अभी यहीं पर क्या कर दिया जाए? ठीक है, दोनों के लिए समान अधिकार हैं, लेकिन गरीबों के लिए या जो निचली जातियां जिन्हें कहते हैं अनुसूचित जाति, एससी एसटी को क्या कर दिया जाए? कुछ प्रावधान, आरक्षण दे दिया जाए। अब आरक्षण देकर उनको समानता का अधिकार दिया जाए, तो ये सकारात्मक दृष्टि से समानता है, ठीक है। तो यही कहा गया है कि नकारात्मक दृष्टि से समानता का क्या अर्थ है? विशेष अधिकारों का अभाव होना, कमजोर वर्ग के लिए विशेष अधिकारों का प्रावधान करना। इसके बाद अगर कमजोर वर्ग के लिए विशेष अधिकारों का प्रावधान कर देंगे तब तो सकारात्मक हो जाएगा, तो ये वैसे भी होने वाला नहीं है। शासक वर्ग के लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था करना, ये भी गलत हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी गलत। तो कौन सा सही हो जाएगा? सबसे ऊपर वाला सही हो जाएगा, विशेष अधिकारों का अभाव कर देना, ठीक है। अगला क्या कह रहा है? अगला विकल्पीय प्रश्न है कि अधिकारों के सामाजिक कल्याण संबंधी सिद्धांत के समर्थक कौन है? ठीक है, कह रहा है इसके समर्थक कौन है? एक तो बेंथम, और दूसरा रूसो दिया गया है, और अगला कौन सा है? रीची है, और अगला कौन सा है? लास्की है। तो आप ध्यान रखना कि अधिकारों के सामाजिक कल्याण का संबंधी सिद्धांत, जो कल्याण से संबंधित सिद्धांत के समर्थक हैं, वो कौन है? बेंथम है। कौन है? बेंथम है, ठीक है। अब अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। अगला 10 नंबर विकल्पी कह रहा है, लास्ट विकल्पी है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि राष्ट्रीयता के विकास, मतलब राष्ट्र के विकास में बाधक तत्व नहीं है। कौन सा बाधा नहीं बनेगा? एक तो अशिक्षा। अशिक्षा तो राष्ट्र का अगर विकास करना है तो सभी तो शिक्षित होना जरूरी है। शिक्षित अगर व्यक्ति नहीं है तो राष्ट्र के विकास में ये एक बाधक तत्व बन सकता है। जातिवाद। जातिवाद तो सबसे बड़ा बाधक तत्व है। अगर जात को, मतलब कुछ पार्टियां ऐसी होती हैं जो जाति के नाम पर बनी हुई हैं। अब आप बहुत सी पार्टियों को जानते हैं जो सिर्फ जाति पर,
जात के नाम पर बनी हुई हैं, वो भी एक विकास में बाधक है कि जब वो पार्टी आएगी सिर्फ अपने ही जात का विकास करेगी, दूसरी जात से कोई मतलब नहीं है, तो ये जातिवाद भी बाधक तत्व है। अगला कह रहा है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का मतलब धर्म से निरपेक्ष, किसी भी धर्म को आगे लेकर नहीं चलना, सबको बराबर मानना है, ठीक है, किसी एक धर्म को आगे लेकर नहीं चलना है, और राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, सभी उसके लिए धर्म बराबर हैं, तो इसका मतलब ये एक बाधक तत्व तो नहीं है। अगला सांप्रदायिकता, तो सांप्रदायिकता भी एक बाधक तत्व है। सांप्रदायिकता का मतलब करना जैसे हिंदू मुस्लिम होना, ये सांप्रदायिकता है, तो ये भी एक बाधक तत्व है। कौन सा हो जाएगा इसका? खा हो जाएगा। तो आप देख चुके हैं कि किस टाइप के विकल्पी प्रश्न आते हैं, एकदम सिंपल सिंपल विकल्पी प्रश्न आते हैं। अब अगले कौन से प्रश्न में है? अति लघु उत्तरी प्रश्न हमें करने और देख लेते, सिंपल सिंपल ये भी प्रश्न है, कुछ ज्यादा कठिन नहीं है। सबसे पहला प्रश्न है 11 नंबर, कह रहा भारत के विभाजन के पश्चात, भारत का जब विभाजन हो जाता है, कब होता है? 14-15 अगस्त को जब भारत का विभाजन होता है, भारतीय उपमहाद्वीप दो भागों में बट जाता है, एक तो कौन सा? भारत, और दूसरा कौन सा? पाकिस्तान। एक तो हिंदुस्तान और दूसरा पाकिस्तान। हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए और पाकिस्तान मुसलमानों के लिए बनता है। तो कह रहा भारत के विभाजन के बाद, विभाजन के पश्चात या बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? आपको पता होगा जब 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था, तो उस समय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389 थी, ठीक है। उसके बाद जब विभाजन हो जाता है, क्या हो जाता है? विभाजन हो जाता है, तो सदस्यों की संख्या जो बचती है वो 299 बचती है। कितनी बचती है? 299 ही बचती है। तो ध्यान रखना कि विभाजन के बाद सदस्यों की संख्या कितनी रह जाती है? 299। बाकी सदस्य पाकिस्तान चले जाते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला देखिए कह रहा है, अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि भारत में वयस्क मताधिकार, मतलब मत देने का अधिकार किस उम्र या क्या उम्र कर दी गई है, न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? तो भारत में वयस्क मताधिकार की जो न्यूनतम उम्र है वो 18 वर्ष है। कितने वर्ष है? 18 वर्ष। ये 1988 में 61वें संविधान संशोधन से, संविधान संशोधन से जो मतदान करने की उम्र है, करने की आयु है, उसे 21 वर्ष से, कितने वर्ष से? 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया। ध्यान रखना इस बात को कि जो भारत में न्यूनतम आयु है मत देने की, वो कितनी है? 18 वर्ष। 1988 में 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मतदान करने की जो आयु है उसे 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया जाता है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कौन सा है? 13 नंबर। क्या कह रहा है? संविधान के अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद के बारे में क्या है? कह रहा संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार मंत्री परिषद का कार्य है। क्या कार्य होगा? अब देखिए इस अनुच्छेद में क्या लिखा है। कह रहा है ये अनुच्छेद जो 74 है, इसमें ये लिखा गया है कि भारत में राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की सलाह, सलाह व सहायता के लिए, सहायता के लिए देखिए अनुच्छेद में लिखा गया है आर्टिकल 74 में कि राष्ट्रपति की सलाह व सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी, एक मंत्री, मंत्री परिषद होगी। किस लिए? सलाह व सहायता के लिए। किसकी? राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री पर, सलाह व सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। तो ध्यान रखना कि अनुच्छेद 74 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति की सलाह,
राष्ट्रपति के सलाह व सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगा और उस मंत्री परिषद का जो प्रधान होगा वो कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। तो यही पूछा गया संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार मंत्री परिषद का क्या कार्य है? तो कार्य यह है कि वो राष्ट्रपति को सलाह देगा और राष्ट्रपति की सहायता करेगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो राज्यसभा में वर्तमान में अगर सदस्यों की संख्या देखें, किसकी संख्या? सदस्यों की संख्या। अच्छा, जो राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या रह सकती है वो रह सकती है वो रह सकती है 250। ये अधिकतम संख्या है। अधिकतम अगर संख्या देखें तो अधिकतम संख्या राज्यसभा की 250 हो सकती है। अगर वर्तमान में देखें कितनी है, तो वर्तमान में संख्या राज्यसभा में यह है 245। ठीक है, कितनी है? 245। जिसमें राज्य से कितने सदस्य हैं? तो राज्य से सदस्य इसमें कितने हैं? 233 हैं। कितने हैं? 233 हैं। और यूटी से कितने हैं? 12 सदस्य हैं। ठीक है, ये यूटी अर्थात केंद्र शासित क्षेत्र से 12 हैं और राज्य से कितने हैं? 233 हैं। तो ध्यान रखना कि अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 250। वर्तमान में सदस्य कितने हैं? 245। जिसमें राज्य से कितने हो सकते हैं? 233। और यूटी से कितने हो सकते हैं? 12 हो सकते हैं। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, उच्चतम न्यायालय के दो अधिकार बताइए। तो उच्चतम न्यायालय के कौन कौन से अधिकार हैं? एक तो अधिकार है प्रारंभिक अधिकार। ठीक है, कौन सा अधिकार? प्रारंभिक अधिकार। उच्चतम न्यायालय का मतलब सुप्रीम कोर्ट के अधिकार। एक तो प्रारंभिक अधिकार होते हैं। अब प्रारंभिक अधिकार का मतलब क्या होता है? प्रारंभिक अधिकार का मतलब होता है कि वह कह सकते हो कि वह अधिनियम या वह कानून या वह मुकदमे जो सीधे किसके पास जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, किसी और न्यायालय के पास नहीं जाएंगे। वह मामले जिनको सुलझाने के लिए सीधे कहां जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। कोई दूसरा न्यायालय नहीं देख सकता है, तो प्रारंभिक अधिकार हो गए। जैसे प्रारंभिक अधिकार में कौन कौन हो जाएंगे? तो प्रारंभिक अधिकार में एक तो संघ व राज्य मामला, संघ व राज्य के बीच का मामला। ठीक है, और नंबर एक तो ये हो गया, इस टाइप के मामले। दूसरा, राज्य और राज्य के बीच का मामला, राज्य व राज्य के बीच का मामला। तो ये जो मामले हैं इनका निपटान कौन करेगा? तो इनका निपटान सीधे सुप्रीम कोर्ट करेगा। और इसमें कोई प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आते हैं? हाँ, अगर एफआर का उल्लंघन हुआ हो। एफआर का मतलब फंडामेंटल राइट का मतलब फंडामेंटल राइट का मतलब मौलिक अधिकार का अगर उल्लंघन हुआ तो सीधे हम कहां पर जा सकते हैं? सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अब दूसरा, अगला कौन सा अधिकार? अगला है याचिका का अधिकार। कौन सा? याचिका का अधिकार। याचिका का मतलब अगर कोई याचिका जैसे मान लेते हैं हम दाखिल किए हैं हाई कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट में, हाई कोर्ट से अगर कोई मुकदमा हार गए हैं तो उसके बाद हम कहां पर याचिका दायर कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। तो एक तो ये अधिकार, एक प्रारंभिक है और दूसरा याचिका का अधिकार। यही दो पूछ रहा था। इसके बाद देखिए, अगला कह रहा है प्लेटो किसका शिष्य था? प्लेटो किसका शिष्य था, इसके बारे में बताइए। ठीक है, आप शायद सुने होंगे एथेंस, एक यूनान का शहर कौन सा? एथेंस था। एथेंस में एक विचारक थे, बहुत बड़े विचारक थे, जिनका नाम था सुकरात। क्या नाम था? सुकरात। तो सुकरात के जो शिष्य थे, सुकरात के जो शिष्य थे उनका नाम क्या था? प्लेटो। क्या नाम था? प्लेटो। तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा है प्लेटो किसका शिष्य था? तो किसका शिष्य था? सुकरात का। और प्लेटो के जो शिष्य थे वो अरस्तु थे। कौन थे? अरस्तु थे। ध्यान से देखना कि जो सुकरात के शिष्य थे प्लेटो और प्लेटो के शिष्य कौन थे? अरस्तु। अब आपको बताना है कि अरस्तु के शिष्य कौन थे।
क्या बताना है? अरस्तु के शिष्य कौन थे? कमेंट बॉक्स में बताना है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है प्राकृतिक स्वतंत्रता का समर्थक कौन है? प्राकृतिक स्वतंत्रता का समर्थक कौन है? तो प्राकृतिक स्वतंत्रता का समर्थक करते हैं, रूसो भी हैं, जान लाक भी हैं। कौन है? जान लाक। ठीक है, तो इसमें रूसो भी आ जाएंगे, जान लाक भी आ जाएंगे, बेंथम भी थोड़ा बहुत इससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है प्राकृतिक समानता से क्या तात्पर्य? प्राकृतिक समानता का मतलब हो गया कि जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी पशु हैं या जो भी जीव हैं, उनका प्रकृति में जो जन्म हुआ है वो समान रूप से हुआ। अगर सिर्फ हम मनुष्यों में देखें तो मनुष्यों में जो भी मनुष्य हैं उनका जन्म प्रकृति में समान रूप से हुआ है, तो उनके पास जो भी अधिकार हो समान रूप से होने चाहिए, जो भी संपत्ति है वो समान रूप से वितरित होनी चाहिए, तभी उनका जो जीवन है वो गरिमापूर्ण रह सकता है। इसके बाद अगला क्या है? अगला 19 नंबर प्रश्न है, कह रहा अधिकारों का कौन सा सिद्धांत सर्वाधिक संतोषप्रद है? ठीक है, 19 नंबर क्या क्वेश्चन कह रहा है? कह रहा अधिकारों के बहुत सारे सिद्धांत होते हैं, जैसे प्राकृतिक अधिकार होता है, मानवीय अधिकार होता है, मूल अधिकार होता है। इसमें से कह रहा है कि कौन सा अधिकार या अधिकार का सिद्धांत सर्वाधिक संतोषप्रद है। ठीक है, इसके बाद जो 20 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा धर्मनिरपेक्षता किस प्रकार की अवधारणा है? इसके बारे में बताना है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि जो भी राज्य है उसका कोई एक धर्म नहीं है, वो धर्म से तटस्थ है और सभी जो भी धर्म है वो राज्य के लिए समान रूप से है, वो किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देने वाला नहीं है। अगला, तो ये जितने भी प्रश्न थे ये लघुत्तरी प्रश्न थे। अब इसके बाद अति लघुत्तरी थे, अब इसके बाद लघुत्तरी प्रश्न है जो फर्स्ट टाइप के। जैसे इसमें क्या कह रहा है? कह रहा मौलिक अधिकारों का अर्थ बताइए और परिभाषा बताइए, अर्थात मौलिक अधिकार क्या होते हैं इनके बारे में बताइए। तो सबसे पहले आप बता देंगे अधिकार क्या होते हैं, उसके बाद मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार जो होते हैं वो राज्य के विरुद्ध दिए जाते हैं नागरिकों को, जिससे नागरिक क्या कर सके? अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा पृथक निर्वाचन मंडल क्या होता है और आरक्षित चुनाव क्षेत्र क्या होता है, इन दोनों के बीच अंतर आपको बताना है। ठीक है, पृथक निर्वाचन मंडल क्या होता है इसके बारे में बताना है, और आरक्षित चुनाव क्षेत्र के बारे में। इसमें और भी क्वेश्चन है, कह रहा संविधान निर्माताओं ने पृथक निर्वाचन मंडल को स्वीकार क्यों नहीं किया? अब जरा समझते हैं ये दोनों में अंतर क्या है। आरक्षित क्षेत्र चुनाव का मतलब होता कोई एक क्षेत्र आरक्षित कर देना कि यहां से सिर्फ इस समुदाय के लोग चुनाव लड़ सकते हैं। कहने का मतलब क्या? आरक्षित चुनाव क्षेत्र का मतलब होता है कि कोई एक क्षेत्र सपोज कर लेते ए है, ये क्षेत्र जो है वो निर्वाचन में सिर्फ इस समुदाय के लोग या इस जाति के लोग यहां से चुनाव लड़ सकते हैं। अब पृथक निर्वाचन मंडल का मतलब क्या होता है? पृथक निर्वाचन मंडल का ये मतलब होता है कि एक चुनाव क्षेत्र है, इसमें सिर्फ विशिष्ट समुदाय के लोग ही मतदान कर सकते हैं। यहां पर जो आरक्षण होता है वो कि इस समुदाय के लोग चुनाव लड़ सकते हैं, वोट सभी कर सकते हैं, लेकिन यहां पर पृथक निर्वाचन मंडल का मतलब होता है कि इस चुनाव क्षेत्र में सिर्फ इस विशिष्ट समुदाय के लोग ही क्या कर सकते हैं? वोट कर सकते हैं, मतदान कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया दोनों में अंतर क्या है? इसके बाद अगला कह रहा है कि संसदीय व्यवस्थाओं ने कार्यपालिका को नियंत्रण में रखने के लिए विधायिका विधायिका को बहुत से अधिकार दिए हैं। कार्यपालिका को नियंत्रित करना इतना जरूरी क्यों है? आप क्या इसके बारे में सोचते हैं? इसके बारे में हमें बताना है। अगला जो प्रश्न है, अगला कौन सा प्रश्न है? अगला प्रश्न नंबर है 24। 24 क्या कह रहा है? कह रहा है स्वतंत्रता की नकारात्मक और सकारात्मक अवधारणा में क्या अंतर है, इसके बारे में बताना। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कुछ लोगों का तर्क यही है कि असमानता प्रकृति है, असमानता प्राकृतिक है, जबकि कुछ अन्य का कहना है कि वास्तव में समानता प्राकृतिक है और जो असमानता हम चारों ओर देखते हैं उसे समाज ने पैदा किया है। आप किस मत का समर्थन करते हैं? कारण सहित बता देना। इसका मतलब हमें यहाँ पर विचारकों के जो भी बातें की गई विचारकों के द्वारा उनका रेफरेंस लेकर अपने उत्तर को अच्छे तरीके से लिखना है। अगला 26 नंबर कह रहा किन आधारों पर यह अधिकार अपनी प्रकृति में
सार्वभौमिक माने जाते हैं। और अच्छा, ये शायद इसी का क्वेश्चन है या अधूरा क्वेश्चन होगा, किन अधिकारों पर यह अधिकार अपनी प्राकृतिक में सार्वभौमिक माने जाते हैं। अब इसके बाद जो प्रश्न है वो कौन से टाइप के हैं, लघु उत्तरी सेकंड टाइप के प्रश्न है। क्या कह रहा है, कह रहा है सर्वाधिक वोट पाने वाले व्यक्ति की जीत और समानुपाती प्रतिनिधित्व चुनाव व्यवस्था की तुलना कीजिए। ठीक है, इसमें चुनाव की दो प्रणालियां हैं, एक तो ये और दूसरी ये, इसके बारे में विधिवत जानकारी लिख देनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 28 है। 28 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 28 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए संविधान के विभिन्न प्रावधान कौन कौन से हैं, इसके बारे में बताना है। 29 नंबर में कहा है कानून तथा स्वतंत्रता के मध्य संबंधों की विवेचना कीजिए, अर्थात कानून क्या है और स्वतंत्रता क्या है, क्या एक दूसरे के विरोधाभासी हैं या एक दूसरे के पूरक हैं, इसके बारे में बताना है। विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 के प्रावधान क्या है, ये क्या क्या प्रावधान बताता है। तो इसमें क्या होगा, इसमें यही होगा कि जो विकलांग व्यक्ति हैं उनको आरक्षण दिया जाएगा। विकलांग व्यक्ति जो हैं 18 साल तक की उम्र तक उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, मुफ्त कापी किताबें दी जाएंगी, मुक्त यात्रा का प्रावधान किया गया है। अब इसके बाद 31 का मौलिक अधिकार क्या होते हैं, इसके बारे में बता देना है। तो मौलिक अधिकार क्या, पहले अधिकार समझाना है, फिर मौलिक क्यों होते हैं, और अनुच्छेद आपको पता है 12 से आर्टिकल कहां तक, 35 तक पाए जाते हैं, इसके बारे में बता देना। कौन कौन से अधिकार पाए जाते हैं उसके बारे में बता देना है। कह रहा भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। स्त्री मताधिकार के पक्ष तथा विपक्ष में तर्क दीजिए, इसके बारे में बताना है। अब लास्ट क्वेश्चन जो है विस्तृत का 32 नंबर प्रश्न है, वो क्या कह रहा है, कह रहा है दो प्रश्न है, इसमें से आपको एक करना, या तो ये करेंगे या फिर ये करेंगे। कह रहा है नागरिकता से आप क्या समझते हैं, नागरिक कौन होते हैं इसके बारे में बताना है। और भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कहां से कहां तक है, ये अनुच्छेद 6 से 11 तक, इसके बारे में बता देना है। इसके बाद कह रहा है नागरिकता कितने प्रकार की होती है, तो जैसे जन्म से होती है, वंशानुगत होती है, इसके बारे में विधिवत लिख देना है। ठीक, अगर ये क्वेश्चन नहीं करे तो इसके अथवा में है, कह रहा है राष्ट्रीयता की परिभाषा दीजिए, राष्ट्रीयता क्या है, इसके विभिन्न पोषक तत्वों की विवेचना भी साथ में करनी है। ठीक है, तो शायद यहां तक समझ में आया होगा कि इस प्रकार के हमें प्रश्न करने हैं, जबकि सिंपल सिंपल प्रश्न है, कुछ ऐसा भयानक नहीं है, और इसी प्रकार का पेपर आपको एनुअल एग्जाम में मिलने वाला है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें और बहुत जल्द आपके वार्षिक परीक्षाएं संपन्न होने वाली हैं। ठीक है, इसी तरह अभी एक दो पेपर और हम कराएंगे, हिस्ट्री का भी कराएंगे और सिविक्स के अभी 3-4 पेपर कराए जाएंगे, विधिवत कराए जाएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग यहाँ तक बने रहे, और मिलते हैं किसी अन्य पेपर में और किसी अन्य लेक्चर में।